फ्रेंड्स, हम टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे थे और टैक्स प्लानिंग में बताया था हमने कि टैक्स प्लानिंग इंक्लूड्स सो मेनी प्रोविजंस इन द इनकम टैक्स एक्ट। ये डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, रिबेट हैं, रिलीफ हैं। डिडक्शंस के सारे प्रोविजंस हमने पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे एग्जम्पशंस के बारे में। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एग्जम्प्ट इनकम के बारे में इनकम टैक्स में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कौन कौन से एग्जम्प्ट इनकम है। उन्होंने कहा है कि exempt income shall not be a part of total income, means those income that shall not be a part of total income. Any income earned which is not subject to income tax is called exempt income, और इसके बारे में जिक्र है सेक्शन 10 में। अब लिखा है इधर कि shall not be a part of total income। पहले ये जानना एक बार एक रिकैप करना चाहेंगे कि टोटल इनकम बेसिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने पहले बताया हुआ है कि इन पांचों हेड मिला के जो समेशन होगा वो टोटल इनकम ऑफ द एसएससी होगा। Exemption says that before coming to this point, जो भी इनकम एग्जेम्प्टेड नहीं है उसको ये कैलकुलेट करने के पहले उसको रेस्पेक्टिव इनकम ऑफ हेड्स में ही एप्रोप्रिएट करने के बाद टोटल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। कुछ कंफ्यूजन्स कुछ लोगों में है एग्जम्पशंस और डिडक्शंस के लिए। इट इज ओनली बिकॉज कि दोनों का इंपैक्ट ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कम करने में ही होता है और उसके बाद टैक्स बर्डन जो है हमारे कम हो जाते हैं। लेकिन there are certain differences, basic differences between exempt income and tax deduction. Exempt income is like an exclusion from any income earned which is categorized under exempt income। कहते हैं कि जो भी इनकम है हमारा उसमें से वो इनकम जो exempt इनकम की कैटेगरी में है उसको निकाल दिया जाता है जो कि which does not contribute to the total income of the person। और डिडक्शन क्या कहता है? इज एन अमाउंट which reduces the total taxable income of an individual. Again we go to the previous slide. Here we see यहाँ ये टोटल इनकम है। टोटल इनकम इन पांच ही इनकम के जोड़ के बना हुआ है। एग्जेम्प्ट इनकम कहता है कि यदि सैलरी में कोई एग्जेम्प्ट इनकम कैटेगरी में आता है तो वो कैटेगरी वो पर्टिकुलर हेड्स ऑफ द इनकम ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा while we compute the total income of the all the hits। It means कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम सैलरी में होंगे, कुछ हाउस प्रॉपर्टी में होंगे, कुछ पीजीबीपी में होंगे, कुछ कैपिटल गेन में होंगे, कुछ अदर सोर्सेस में होंगे। वो सारे कैटेगरी के इनकम टोटल इनकम कैलकुलेट करने के पहले इसी में एक्टिवेट कर ले जाते, एक्सक्लूड कर लिए जाते। उसके बाद जो इनकम होता है उसको समेशन करने के बाद टोटल इनकम आता है। लेकिन डिडक्शंस क्या होता है? जब टोटल ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाता है, कैलकुलेट कर लिया, कंप्यूट कर लिया जाता है, उसके बाद जो हमने इन्वेस्टमेंट किए अंडर सेक्शन 80C टू 80U उसको ग्रॉस टोटल इनकम में से एक्सक्लूड किया जाता है जो कि टोटल टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं होता है। अब हम आगे बात करेंगे क्या क्या प्रोविजंस हैं एग्जेम्प्ट इनकम में जो कि सेक्शन 10 में बताया गया है। और सेक्शन 10 कहता है कि सबसे पहला सेक्शन 10(1) में लिखा है एग्रीकल्चरल इनकम। मीन्स एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम है जो कि एग्रीकल्चर लैंड से आता है और वो एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। तो पहला कंडीशन एग्रीकल्चर लैंड हिंदुस्तान का ही होना चाहिए। अब दूसरी बात है एग्रीकल्चर इनकम कहते किसको है? तो ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम में बी rental income earned from agricultural land. It also may be income earned from agricultural operations such as sowing, tilling, cultivation। यदि हम खेत को सो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, कुछ करते हैं तो उसमें
से जो इनकम हमें मिलता है वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अर्निंग फ्रॉम सेल प्रोसीड्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी क्रॉप ग्रो किया है हमने, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है उसको बाजार में बेचा, जो प्रोसीड मिला वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। इनकम अर्न फ्रॉम एनी फार्म बिल्डिंग यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, वो इनकम, वो फार्म बिल्डिंग, वो इनकम, फार्म बिल्डिंग का वो इनकम जिस फार्म बिल्डिंग को हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। ये सारी चीज डिफाइंड है सेक्शन 10 एंड सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10, एग्जेम्पशन ऑन इनकम रिसीव्ड फ्रॉम HUF। ये सेक्शन कहता है कि HUF की जो इनकम होगी और उस इनकम का शेयर जो HUF के फैमिली मेंबर को, जिसे को पार्टनर भी कहते हैं, दिया जाएगा। तो दैट इनकम इन द हैंड ऑफ को पार्टनर वुड कम अंडर द एम्बिट ऑफ एग्जेम्पशन, मतलब उस इनकम पे उसको टैक्स नहीं लगेगा। सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 10, एग्जेम्पशन ऑन इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म। ये कहते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट हुआ उसमें से प्रॉफिट का शेयर आपने पार्टनर को दिया, तो वो पार्टनर के हाथ में जो इनकम आएगा, जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इनकम जो आएगा, दैट वुड नॉट बी टैक्सेबल। लेकिन एक कंडीशंस हैं, वो शेयर जो प्रॉफिट का मिलेगा वो शेयर मिलना चाहिए उस पार्टनर को उसके पार्टनरशिप में शेयर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, यदि किसी पार्टनरशिप में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसमें 2 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर का स्टेक है 30% एग्रीमेंट के हिसाब से, एक है 70% एग्रीमेंट के हिसाब से। 1 लाख प्रॉफिट में से यदि पार्टनर ए, जिसको 30% का स्टेक था, शेयर था, प्रॉफिट शेयर था एग्रीमेंट के हिसाब से, उसको यदि आपने 40,000 रुपए दे दिए तो उसको एग्जेम्पशन 30,000 तक ही मिलेंगे, बिकॉज उसका 30% शेयर ही था। 10% जो ओवर एंड एबव 30% आपने पे किया, पार्टनरशिप फर्म पे किया, दैट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ पार्टनर्स। सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 10, एग्जेम्पशन ऑन इनकम अर्न बाय NRI। NRI 2 तरह का इनकम अर्न करता है। एक करता है कि स्पेसिफिक बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में जो पैसे लगाते हैं उसका इंटरेस्ट और उसका कैपिटल गेन जो भी है वो एग्जम्प्ट होगा। दूसरा है NRI का जो NRI अकाउंट में डिपॉजिट्स हैं उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट भी एग्जम्प्टेड होगा। सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 10, टैक्स एग्जम्पशन ऑन ट्रैवल कंसेशन। यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को ये बेनिफिट देता है कि वो ट्रेवल करे, कहीं लीव ट्रेवल करे, लीव लेके ट्रेवल करे, LTC बोलते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन, यदि प्रोवाइड करता है तो जितना वो प्रोवाइड करता है उतना एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के इनकम में आएगा। कंडीशंस ये हैं कि दैट अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन एक्चुअल अमाउंट यू हैव स्पेंडेड व्हाइल यू वेयर ऑन LTC। इसका मतलब यदि आपके एम्प्लॉयर ने 1 लाख रुपए दिए आपको LTC पे, उन्होंने किया, और आपने खर्च किए 80,000, तो आपको एग्जम्पशन 80,000 तक ही मिलेंगे। 20,000 रुपए जो ओवर एंड एबव दैट एक्चुअल स्पेंडिंग था वो टैक्सेबल होगा इन योर हैंड। सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 10, एग्जम्पशन ऑन अलायंस और परक्विजिट्स पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन रेसिडेंस इंडिविजुअल फॉर हिज रेंडरिंग ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया। अभी हमने इसके अर्लियर स्लाइड में बातें की थी NRI की बातें की थी। फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल स्टेटस जो SSC का होता है उस पर टैक्स का बहुत सारा दारोमदार होता है। इसके लिए मैं एक अलग से बात करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन SSC, कि किसको NRI बोलते हैं, किसको रेजिडेंट
साइड इंडिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम बात करेंगे एक सेपरेट स्लाइड। अभी हम बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को इंडिया से बाहर सर्विस रेंडर करता है, उसके लिए कुछ अलायंसेस या पैकेजेस देते हैं। तो वो अलायंसेस और पैकेजेस अंडर सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 10 वो एग्जम्प्ट इनकम कैटेगरी में आएंगे। सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 10 जिसको ये बोलते हैं हम, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस स्पेशली फॉर those SSC who earns income from salary head। इसके डिटेल इसे डिटेल बात करेंगे हैं हम जब इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ाएंगे। तो जो ग्रेचुटी मिलती है, या तो रिटायरमेंट के पहले यदि अनफॉर्चुनेट डिमेसिस हो जाता है एम्प्लॉय की तो ग्रेचुटी मिलती है, या रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी मिलती है, वो ग्रेचुटी एग्जम्प्ट है। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कहीं कहीं फुल्ली एग्जम्प्टेड है, कहीं सर्टेन लिमिट तक एग्जम्प्टेड है। वो हम बात करेंगे जब इनकम फ्रॉम सैलरी की बातें होंगी। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन दैट कम्स अंडर सब सेक्शन 10A ऑफ सेक्शन 10। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ये भी सैलरी इनकम का पार्ट है, हम इसकी भी चर्चा अधिक से करेंगे उसमें। लेकिन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जान ले सिंपल इतना कि जो रिटायरमेंट के बाद आपकी बेसिक पेंशन डिसाइड होती है, उसका सर्टेन परसेंटेज वो प्रोविजंस दिया हुआ है, उसको आप सरेंडर कर सकते हैं टू एम्प्लॉयर, और इसके अगेंस्ट एम्प्लॉयर आपको कुछ लमसम अमाउंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेड अमाउंट ऑफ पेंशन एंड दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। Subsection 10A of section 10, leave encashment. It is also very important portion for those SSC whose income is from salary. Leave encashment, रिटायरमेंट के जो भी लीव हैं वो सरेंडर से, जो भी एम्प्लॉयर का कंडीशन है उसके हिसाब से आप लीव सरेंडर करेंगे अपना, और एम्प्लॉय उसके बदले में आपको कैश देगी, दैट इज कॉल्ड लीव इनकेसमेंट। ये वाइल इन सर्विस भी होता है और आफ्टर रिटायरमेंट टाइम में भी मिलता है। दोनों के प्रोविजंस अलग अलग हैं। क्या क्या कायदा कानून है इसके बारे में फिर बात करेंगे हम जब इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में बात करेंगे। सब सेक्शन 10BB ऑफ सेक्शन 10, कंपनसेशन अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर इन 1985। आप जानते होंगे 1985 में भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें कंपनसेशन मिले थे कई जो डिपेंडेंट्स थे उनको, या जो कभी उसके विक्टिम थे उनको। हो सकता है वो कंपनसेशन का पार्ट आज तक मिल रहा हो। यदि ऐसा कुछ मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 10BC ऑफ सेक्शन 10, यदि कोई रेम्यूनरेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर, अकाल हो गया, सूखा पड़ गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, इसके चलते कोई रेम्यूनरेशन मिलता है तो दैट वुड बी एग्जम्प्टेड इनकम। Subsection 10C of section 10, exemption on amount received from voluntary retirement or termination of service under VRS। VRS के स्कीम में यदि किसी की सर्विस टर्मिनेट कर दी या आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, दोनों ही केस में कुछ न कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंपनसेशन देता है। दैट अमाउंट वुड बी नॉन टैक्सेबल, मीन्स दैट वुड कम अंडर द एम्बिट ऑफ एग्जम्प्ट इनकम। सेक्शन 10CC ऑफ सेक्शन 10, टैक्स ऑन परक्यूजिट्स। यदि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि जो परक्यूजिट आपको पे कर रहा है उसका टैक्स भी वही पे करेगा, इन दैट केस आल्सो व्हेन पेमेंट ऑफ दैट टैक्स वुड बी एग्जम्प्टेड इन द हैंड ऑफ, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 10D ऑफ सेक्शन 10, एग्जम्पशंस ऑन लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी अमाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मोस्टली हिंदुस्तान के स्पेशली जो सैलरी अर्नर हैं, जो एम्प्लॉय हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सेमी गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में जहाँ भी हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते ही कराते। उसमें हम एनुअल, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जैसा एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से प्रीमियम पे किया करते हैं। एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड हमें उसकी मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है।
और वो मेजोरिटी अमाउंट जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो सेक्शन 80C में हमको डिडक्शन मिलता है, और वो अमाउंट जब मिलता है मुझे आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, दैट वुड बी एग्जम्प्ट इनकम। सबसेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 10, टैक्स एग्जेम्पशन ऑन कंट्रीब्यूशन मेड एंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन पीएफ, पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि। ये कहते हैं कि हम जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स पीपीएफ, पीएफ, सुकन्या समृद्धि, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और भी हैं, उसमें हमें डिडक्शंस मिलते हैं, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर एग्जेम्पशंस है। सो ये कुछ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये बहुत फेमस स्कीम है पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, पीएफ, जिसमें जब पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं उस पर डिडक्शन मिलता है, उस पर जो इंटरेस्ट अर्न होता है उस पर भी एग्जेम्पशन मिलते हैं। सब सेक्शन 12 और सेक्शन 10, पेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पीएफ। जब हमने ड्यूरिंग इंटायर सर्विस लाइफ हमने प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा किए, आफ्टर रिटायरमेंट जब वो पैसे मुझे मिलते हैं, वो भी सेक्शन 12-10 में एग्जम्प्ट इनकम की कैटेगरी में आते हैं। सब सेक्शन 13A ऑफ सेक्शन 10, टैक्स एग्जम्पशन ऑन एचआरए। जो भी एचआरए आपको मिलते हैं वो भी एग्जम्प्टेड होते हैं, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, कि आपको फुल एग्जम्पशंस मिलेगा या पार्शियल मिलेगा, इसके बारे में भी हम सेपरेटली बात करेंगे, बिकॉज इसके बारे में भी स्पेशली दो जैसे सी हु अर्न्स इनकम फ्रॉम सैलरी, वो कुछ कंफ्यूजन है, इसके बारे में फिर बात करेंगे अलग से। सब सेक्शन 14 ऑफ सेक्शन 10, exemptions allowances. Under this there are two subheads, 1 and 2. Under 1 means 10, subsection 14(1) of section 10, it says that under this section list of fully exempted categories are given, fully exempted allowances are given. For example, daily allowances, uniform allowances, ये सब allowance में fully exempted है। और सब सेक्शन 14(2) ऑफ सेक्शन 10, इसमें भी कुछ allowances हैं जिसमें कि सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्प्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस मैं बता दूं, इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चाइल्ड, जो इनकम होगी वो एग्जेम्प्टेड होगी। एंड फॉर हॉस्टल फी अलायंसेस इट इज 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चाइल्ड, जो भी इनकम होगी वो एग्जेम्प्टेड होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एजुकेशन अलायंस आपको एम्प्लॉयर देता है, अब वो 500 रुपये महीने देता है, इसका मतलब पूरे वर्ष में आपको 6000 रुपये मिलते हैं। आपके बच्चे हैं 3, तो आपको तीन बच्चे हैं तो 18,000 रुपये साल के एजुकेशन अलायंस पे मिलते हैं। लेकिन सेक्शन 14, सब सेक्शन 14(2) ऑफ सेक्शन 10 कहता है कि आपको मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, इसका मतलब मैक्सिमम आपको 2400 रुपीज ही एग्जेम्पशन मिलेंगे। बाकी जो 15,600 रुपये बचेंगे उस पर आपको टैक्स लगेगा। सो इट इज एग्जेम्प्टेड अप टू सर्टेन लिमिट ओनली। सब सेक्शन 15 ऑफ 10, कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं, कुछ सिक्योरिटीज ऐसी हैं जहां हम इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है, जैसे रिलीफ बॉन्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। सेक्शन 16 ऑफ सेक्शन 10, हायर एजुकेशन में यदि बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है दैट वुड बी एग्जेम्प्टेड। सब सेक्शन 17 ऑफ 10, एमपी और एमएलए को जो डेली अलाउंसेस मिलते हैं वो भी एग्जेम्प्टेड है। सब सेक्शन 17A ऑफ सेक्शन 10, यदि किसी एसएससी को पब्लिक इंटरेस्ट में अवार्ड या रिवार्ड दिया गया तो दैट अमाउंट ऑफ अवार्ड एंड रिवार्ड वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सब सेक्शन 18 ऑफ सेक्शन 10, पेंशन रिसीवर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, मीन्स वो डिफेंस पर्सनल
जिसको गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र मिला हुआ है उसको जो पेंशन मिलता है वो पेंशन फुल पेंशन जो है एग्जेम्प्टेड है। सब सेक्शन 19 ऑफ सेक्शन 10, फैमिली पेंशन टू विडो और चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस। फैमिली पेंशन मीन्स आफ्टर द डिवाइसेस ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉय, पेंशन उनके स्पाउस को मिलता है, आफ्टर दैट उनके बच्चों को मिलता है। कंडीशंस होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर, दैट पेंशन इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। तो कहते हैं कि यदि आर्म फोर्सेस के वीडियो या विडोअर को या उनके बच्चों को फैमिली पेंशन मिल रहा है, तो दैट अमाउंट ऑफ पेंशन वुड बी नॉन टैक्सेबल, मीन्स इट इज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ द टैक्स नेट। 19A ऑफ सेक्शन 10, पैलेस ऑफ एक्स रूलर, जो राजा महाराजा पहले हुआ करते थे, कई महलें हुआ करती थी। सरकार ने कहा कि जो भी महलें हैं उसमें से एक महल छोड़ के बाकी जितने महल आपके होंगे उसके इनकम तो टैक्सेबल होंगे। एक महल जो आपकी इच्छा हो उस महल को आप एग्जाम, उसका इनकम एग्जामिनेशन कैटेगरी में आएगा। सब सेक्शन 26, इनकम ऑफ एसटी, एसटी में शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख। ये सारे स्टेट्स के जो शेड्यूल्ड ट्राइब होंगे उनकी उन पांचों हेड की कुछ भी इनकम होगी वो माना जाएगा एग्जेम्प्टेड इनकम। और सब सेक्शन 26 ट्रिपल ए, इनकम ऑफ सिक्किमीज, सिक्किमीज के जो इनकम होंगे वो इस सब सेक्शन के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड होंगे। सब सेक्शन 32 ऑफ सेक्शन 10, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड अप टू ₹1,500। यदि कोई माइनर चाइल्ड है उसकी कोई इनकम होती है तो 1,500 रुपए तक तो एग्जेम्प्टेड होगा, उसके ऊपर जो होगा वो इनकम पेरेंट्स के इनकम में क्लब हो जाएगा। एंड क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में भी हम सेपरेटली बात करेंगे, कौन कौन से इनकम किस किस के इनकम में क्लब होगा। फ्रेंड्स, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जिसका इनकम भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आती है। लोकल अथॉरिटीज, फॉर एग्जाम्पल नगर निगम, नगर पालिका। साइंटिफिक रिसर्च के जो इनकम होंगे वो माने जाए, वो इनकम एग्जेम्प्टेड होंगे। न्यूज एजेंसी की इनकम एग्जेम्प्टेड होगी। पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम एग्जेम्प्टेड होगी। ट्रेड यूनियंस की इनकम एग्जेम्प्टेड होगी। यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इनकम एग्जेम्प्टेड होगी। चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम एग्जेम्प्टेड होगी। फ्रेंड्स, ये लेक्चर हमने CA, CS, CMA और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के को सोचते हुए बनाया हुआ है। सेक्शन 10 बहुत बड़ा सेक्शन है। हमने कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं वो कवर कर लिया जाए। फिर भी हो सकता है कि कुछ प्रोविजंस हम डिस्कस ना कर सकें बिकॉज इट इज जस्ट ए illustrative list, it is not exhaustive. फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल स्टोन टैक्सफिन सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड डे।